हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम यूनिट 2 के जो हम ले रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, हम इसमें ले चुके हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो हमने लेक्चर 4 में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं और ये हमारे टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इस मैथ्स 4 के पेपर में क्लियर करना चाहता है, पास होना चाहता है, तो वो इस यूनिट 2 को तो बिल्कुल भी स्किप ना करे। सेकेंड थिंग ये कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि जो यूनिट 2 के अंदर हम यहाँ टॉपिक डाल रहे हैं, वीडियो की एक सीरीज डाल रहे हैं, वो कोई भी वीडियो आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि इसमें जितना भी पार्ट है, जितना कंटेंट है, वो सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो बेटर है कि आप इसका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। आप भले किसी और यूनिट में कर सकते हैं, लेकिन इस यूनिट 2 को कम्प्लीटली प्रिपेयर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है और सारे क्वेश्चंस आपको एक जैसे नजर आएंगे। हर बार थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। तो ये टॉपिक या ये यूनिट 2 तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलिए, आज मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रही हूँ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे पहले जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वही मैं यहाँ पर अगेन दोबारा यूज करेंगे। तो बेटर है कि जो भी स्टूडेंट आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के, वो लेक्चर 4 अगर उन्होंने नहीं देखा है जहां हमने इसका सॉल्यूशन पढ़ा है, तो वो उसे एक बार जरूर देख लें या उसे एक बार प्रिपेयर कर लें। तो चलिए, यहाँ हम फर्स्ट प्रॉब्लम क्या ले रहे हैं। हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं और वेव इक्वेशन वहां जनरेट होती है जहां हम स्ट्रिंग पर काम करते हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है वेव इक्वेशन, वो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चलते हैं। डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। जहां पर ये जो y है ये आपका शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। ये हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन। अब कहीं कहीं पर तो y लिखा होगा और कहीं पर ये इक्वेशन ये भी लिखा हो सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इक्वेशन सेम है, सिर्फ y के प्लेस पर उसने डिफ्लेक्शन को किससे शो कर दिया है, u से शो कर दिया है। तो ये भी वेव इक्वेशन है। तो देखिए इस पे फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे है, और आज मैं ये बताऊंगी इस वीडियो के अंदर कि हम प्रॉब्लम्स, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तब हम अपने सॉल्यूशन को जो हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं किस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है फाइंड डिफ्लेक्शन। उसने डिस्प्लेसमेंट की जगह डिफ्लेक्शन कहा, वाई एक्स टी, वो इसे यू एक्स टी भी कह सकता था, ऑफ ए टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की बात आ गई, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर आपका वेव इक्वेशन पर है। ऑफ यूनिट लेंथ, तो जो चीज हमें यहाँ दी है मैं उसे हाईलाइट करती हुई चल रही हूँ। ऑफ यूनिट लेंथ मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर जो लेंथ की वैल्यू स्ट्रिंग की उसने दे दी, दिस इज 1 यूनिट, ये उसने लेंथ प्रोवाइड कराई। दैट इज इनिशियली रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। एक टर्म उसने कहा इनिशियली, तो जब हम इनिशियली पे बात करते हैं तो इसका मतलब है वो टाइम पर डिपेंड है। इनिशियली कह रहे हैं वेयर टी इक्वल्स टू 0, इनिशियली रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इसका मीनिंग क्या है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो डिफ्लेक्शन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ये हो गया 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, हुज इनिशियल पोजीशन, फिर से उसने एक इनिशियल वर्ड यूज कर दिया, इनिशियल पोजीशन, अगेन टी पर डिपेंड कंडीशन है, इज गिवन बाय। तो स्ट्रिंग की इनिशियल पोजीशन, पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जो हम y से शो कर रहे हैं। तो यहाँ उसने t इक्वल्स टू 0 पर y की एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी, जिसे हमने यहाँ लिखा है साइन पाई एक्स प्लस 1/3 साइन 3 पाई एक्स प्लस 1/5 साइन पाई एक्स। ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो भी चीजें आपको मिली वो आपने यहाँ एक जगह समराइज कर ली कि ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है। अब यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन का कुछ पार्ट हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, तो वो मैं तो यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैंने डायरेक्टली वही सॉल्यूशन लिया है। आप भी उसको एज इट इज जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसका कितना पार्ट आप लेंगे वो आप एज इट इज हर क्वेश्चन में देते चले जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी हमारा पूछा भी गया था, 21-22 का ही क्वेश्चन है और इससे पहले भी 13 में आया है। तो देखिए कहाँ से शुरू किया, आपने इक्वेशन लिखा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसका सॉल्यूशन लेट किया y इक्वल्स टू एक्स टी, और आप
इक्वेशन बना लाए जैसे आप जनरली काम करते हैं ए और बी तक। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो को देखें। अब यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में के पर 3 केस लिए थे। k इज 0, k इक्वल्स टू पी स्क्वायर एंड k इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। और हमारा जो सॉल्यूशन मिला था वो माइनस पी स्क्वायर पर हमें मिला था वेव इक्वेशन का। तो हमने यहाँ पर जब हम एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्टली दोनों केस को स्किप करते हुए k इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर रख सकते हैं। और k इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर जब आप a और b इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन हमारा जो निकल के आता है वो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस आता है। तो ये आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने ये सॉल्यूशन यहाँ डिस्कस किया था, क्योंकि हम वेव की बात कर रहे हैं, वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास के जो 3 केस बने थे, 0, पी स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर, हम उसमें से वो सॉल्यूशन चूज कर रहे हैं जिसके अंदर साइन कॉस हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन रखे हों। तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो है दिस सॉल्यूशन। और यहाँ से हम अपने आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर क्वेश्चन में इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। तो ये पार्ट तो आपका हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कॉमन रहा। तो बिना क्वेश्चन को पढ़े आपको बस इतना समझ में आ गया कि वेव है, इतना पार्ट तो आप हर क्वेश्चन में करके आइए। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया। रीड करने के बाद अब आपको क्वेश्चन की इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन लिखनी है। तो आई थिंक क्वेश्चन रीड करने के बाद अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो आपके पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ आपको दी गई है वो यूनिट लेंथ है। तो स्ट्रिंग के एक एंड को आपने ओरिजिन पर फिक्स कर दिया और सेकंड एंड आपका ये बन गया ए। तो ओरिजिन कह रही हूँ तो ये आप यहाँ पर ले रहे हैं एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आपने ये ले लिया आपके पास, ये आपके पास है वाई एक्सिस। तो क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ आपके पास यूनिट दी गई है तो ये लेंथ आपके पास है यूनिट लेंथ। तो अगर मैं ओ पर बात करूं फर्स्ट एंड पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 0 और ए पर एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास बन जाता है 1। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं तो बाउंड्री कंडीशन का मीनिंग है वो कंडीशन जो एंड्स पर हो। तो फर्स्ट एंड आपका है ओ एंड, और इस एंड पर x की वैल्यू 0 है और इसी एंड पर y कोऑर्डिनेट भी 0 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या है, 0 है। इसके बाद सेकंड एंड है आपका a, और a पर x कोऑर्डिनेट आपके पास 1 है क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, और इस पर भी y कोऑर्डिनेट 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। ये आपके पास आ जाती है इन बाउंड्री कंडीशन। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी इनिशियल कंडीशन पर। तो इनिशियल कंडीशन में उसने क्या कहा कि आपने इस स्ट्रिंग को रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट। तो जैसे ही आपने कहा इनिशियली रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मीनिंग इसकी वेलोसिटी क्या दे दी गई है, वेलोसिटी इज 0, इनिशियली कह दिया, सो t इक्वल्स टू 0 पर। और इनिशियली इसकी जो पोजीशन दी गई है स्ट्रिंग की, वो कुछ ऐसी पोजीशन दे दी गई है जो हम इससे प्रीवियस वीडियो में एक जनरल पोजीशन y इक्वल्स टू fx लेकर चले थे, लेकिन यहाँ उसने हमें y की वैल्यू दे दी है। वो दी है साइन पाई एक्स प्लस 1/3 साइन 3 पाई एक्स। ये क्वेश्चन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करा दी गई 1/5 साइन 5 पाई एक्स। तो ये कंडीशन हम लिख लेते हैं, ये इनिशियल कंडीशन है। तो एट t इक्वल्स टू 0 पर स्ट्रिंग की जो पोजीशन दी है वो है साइन पाई एक्स प्लस 1/3 साइन 3 पाई एक्स एंड प्लस 1/5 साइन 5 पाई एक्स। तो क्वेश्चन को पढ़ के बस आपको ये कंडीशंस लिखनी आनी चाहिए, बाकी इक्वेशन नंबर 1 तक क्वेश्चन आपका सेम है। अब यहाँ पर जो भी आपने बाउंड्री इनिशियल कंडीशन बनाई, इस पे नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट इज बाउंड्री कंडीशन 1, सेकेंड आपने नंबरिंग कर ली, दिस इज बाउंड्री कंडीशन 2। इसके बाद आपके पास इनिशियल कंडीशन में 2 कंडीशन है, तो जो 0 की कंडीशन है उसे मैं पहले अप्लाई करूंगी, दिस इज इनिशियल कंडीशन 1। और सबसे लास्ट में हम अप्लाई करेंगे दिस इज इनिशियल कंडीशन 2। तो चलिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अप्लाई किया, ये काम हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है। अप्लाई किया फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन BC1, और ये बाउंड्री कंडीशन है एट x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू आपके पास क्या है, 0। तो आप अपने इक्वेशन 1 के अंदर अगर पुट करें y एट x इक्वल्स टू 0 पर, या आपने लिख लिया y x t, x की जगह 0 आप पुट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू पूरे सॉल्यूशन में जहां पर भी आपको x नजर आता है उसे 0 से रिप्लेस कर दें। तो c1 cos 0, cos 0 इज 1, तो ये रह गया ओनली c1। c2 sin 0 इज 0, ओनली c1। सेकेंड ब्रैकेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी x नहीं है, तो ये आप सेकेंड ब्रैकेट ऐसे एज इट इज लिखते चले गए। दिस
अब यहाँ देखिए उसने y की वैल्यू 0 कह दी, तो 0 इक्वल्स टू C1, दिस इज C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। अब यहाँ से तो बहुत क्लियर है कि कौन सा आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट 0 होगा, वो है C1। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया कि C1 की वैल्यू क्या है, 0। जैसे जैसे आप आर्बिट्री कांस्टेंट निकालते जाएं, अपने सॉल्यूशन को अपडेट करते जाएं। तो चलिए हमने इस अपने सॉल्यूशन को अपडेट कर दिया और इसे अपडेट करके हमने चेंज कर लिया। तो इक्वेशन 1 हमारी अब का क्या कन्वर्ट हो गई, जहाँ C1 है उसे 0 से रिप्लेस कर दो। तो क्या रह जाएगा, दिस इज yxt, C1 तो 0 हो गया, दिस इज C2 sin px और सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। अब ये डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 पर काम करेंगे। नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं BC2 सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो हमने इसका नंबरिंग डाल दी, अप्लाई करने जा रहे हैं BC2। BC2 क्या कहता है कि x की वैल्यू 1 है और y 0 है, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0। तो देखिए y की वैल्यू तो 0 आ गई, ये 0 मैंने पुट कर दिया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर इक्वेशन नंबर 2 में जहां भी x है उसे 1 से रिप्लेस कर ले, तो ये बन गया C2 sin p इंटू 1। बाकी कहीं और नहीं है, ये एज इट इज आप लिखते चले गए, दिस इज C4 sin CPT। अब आपको फिर से कंक्लूजन लेना है कि हम किसे 0 कह सकते हैं। तो यहाँ दो केस है, C2 इक्वल्स टू 0 और नेक्स्ट केस है sin p इंटू 1 इक्वल्स टू 0। C2 तो 0 नहीं होगा क्योंकि C2 जैसे ही 0 होगा, अगर हम इक्वेशन 2 में C2 की वैल्यू 0 कर दें तो सॉल्यूशन भी 0 है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या है, साइन P1 इक्वल्स टू 0 और आप इसे इसकी जनरल वैल्यू के साथ इक्वेट करें साइन n पाई, तो P की वैल्यू आपको मिल जाती है n पाई। ये आपने P निकाल लिया। अब जो भी आपने निकाला अपने सॉल्यूशन में अपडेट करें। तो इक्वेशन नंबर 2 आपका सॉल्यूशन था, आपने इसे अपडेट किया और इक्वेशन 2 में चेंजेस कर लिए। सो yxt दिस इज इक्वल्स टू C2 साइन P की वैल्यू n पाई आ गई, तो ये रह गया n पाई x ब्रैकेट C3 cos, फिर से C, P की वैल्यू आ गई n पाई t प्लस C4 साइन C n पाई t। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को छोड़ दे, इक्वेशन 3 पर काम करना है क्योंकि ये आपके पास अपडेटेड सॉल्यूशन है। तो देखो बाउंड्री कंडीशन तो खत्म हो गई, दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर ली। अब बारी किसकी आती है, अब है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन 1 क्या कहती है कि वेलोसिटी इज 0। अब वेलोसिटी क्या है, डेल वाई ओवर डेल टी, मतलब कंडीशन डेल वाई ओवर डेल टी पर चलेगी, वाई पर नहीं। तो इसका मीनिंग जो मेरे पास y रखा है, मुझे इसकी हेल्प से डेल वाई ओवर डेल टी फाइंड आउट करना होगा। तो हमने y को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू t। तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये एज इट इज रहेगा, तो फर्स्ट पार्ट तो ये एज इट इज आ गया। सेकेंड ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा C3 cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन, दिस इज C n पाई t और t का कोफिशिएंट आपके पास है C इंटू n पाई। C4 cos साइन का डेरिवेटिव cos C n पाई t और t का कोफिशिएंट है, दिस इज C n पाई। ये डिफरेंशिएट किया। अब कंडीशन क्या कहती है, हम इनिशियल कंडीशन 1 अप्लाई करने जा रहे हैं। सो अप्लाई IC1। ये कहता है वेलोसिटी इज 0 इनिशियली, मीनिंग वेलोसिटी को तो 0 कर दो। ये हमने वेलोसिटी 0 कर दिया इनिशियली, इसका मीनिंग t के प्लेस पर 0 रखते जाइए, जहां भी t है वहां पर 0। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि इसमें तो x रखा है, तो C2 साइन n पाई x ये एज इट इज रहा। अब t के प्लेस पर 0 रखोगे तो साइन 0 0 हो गया, लेकिन cos 0 1 देगा, तो ये आपके पास बचेगा C4 और एक कोफिशिएंट यहाँ रखा है C इंटू n पाई। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से फिर से कंक्लूजन लेना है कि कौन सा कोफिशिएंट 0 हो सकता है, C2 कहें या C4 कहें। इसके लिए अपने इक्वेशन नंबर 3 पर फोकस करें। तो इक्वेशन 3 में C2 को तो 0 नहीं कह सकते क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, C2 0 होते ही सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। तो एक ही कंक्लूजन है यहाँ से निकलता है कि यहाँ से C4 की वैल्यू क्या निकाल ली आपने, 0 निकाल ली। ये आ गया आपके पास C4। एक कोफिशिएंट और आ गया, एक कंडीशन एक कोफिशिएंट निकाल लिया। अब C4 की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, अपने सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को अपडेट कर लेते हैं और यहाँ C4 की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो अब देखिए कितने कोफिशिएंट आपके पास बचेंगे।
तो yxt आपके पास रह गया, दिस इज C2 sin n पाई x, C4 0 हो गया, तो ये आपके पास बचा C3 cos C n पाई t, ये सॉल्यूशन बचा। अब सोच के देखिए कितनी कंडीशन बची हैं, क्या क्या अप्लाई कर चुके हैं। सिर्फ एक कंडीशन रिमेनिंग है IC2, बाकी हमने सारी कंडीशन अप्लाई कर ली। तो एक कंडीशन से पहले यूज करेंगे इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम इसका लिखने जा रहे हैं मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाती आ रही हूँ आपको, जहाँ से मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल स्टार्ट किया है। तो किस तरह से आप लिख रहे हैं, C2 C3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नया कोफिशिएंट आपने ले लिया Bn, और बाकी का टर्म जो भी आपके पास आंसर में बचता है उसे एज इट इज लिख लें, साइन n पाई x कॉस n पाई ct। जनरल सॉल्यूशन बना रहे हैं इसलिए समेशन अप्लाई करते हुए इसकी समेशन की लिमिट 1 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास इसका नया सॉल्यूशन है, इक्वेशन नंबर 4। अब इस सॉल्यूशन पर आपको काम करना है। अब आपके पास जो लास्ट कंडीशन बची है इस सॉल्यूशन पर अप्लाई करें। तो आपके पास लास्ट कंडीशन है IC2, सो अप्लाई IC2। IC2 क्या कहता है कि यहाँ t की वैल्यू 0 पुट कर दो और y की वैल्यू आप पुट कर लो साइन पाई x, जो क्वेश्चन में दिया है उसे एज इट इज। ये आपके पास IC2 की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा Bn। कैसे निकाल रहे हैं, देखिए y की वैल्यू आपने पुट कर ली, दिस इज साइन पाई x, जो क्वेश्चन में दिया है 1/3 साइन 3 पाई x प्लस 1/5 साइन 5 पाई x। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर स्ट्रिंग के करें या हम आगे कोई और क्वेश्चन लें, हर क्वेश्चन सिर्फ मोस्ट जनरल सॉल्यूशन पर आकर ही चेंज होगा। यहीं पर आपको थोड़ा सोचना होगा कि हम कोफिशिएंट कैसे निकालें। तो मैंने यहाँ y की वैल्यू रखी। अब मेरा जो सॉल्यूशन 4 है उसमें जहां भी t है वहां हम 0 रख रहे हैं, तो क्या बचेगा, समेशन 1 से लेकर इंफिनिटी Bn साइन n पाई x और cos 0 इज 1। अब देखिए दोनों साइड साइन रखा है, ये क्वेश्चन सिंपल है और ये क्वेश्चन इसलिए सिंपल है क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन पॉसिबल है। दोनों साइड साइन की टर्म रखी है, मैं इजीली कंपेयर करके क्वेश्चन को निकाल सकती हूँ। और अगर यहाँ कंपैरिजन पॉसिबल ना होता तो प्रीवियस वीडियो में याद करिए 2 ही तरह के क्वेश्चन बताए हैं, इससे अदर देन कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा। या तो कंपैरिजन से आंसर निकलेंगे और कंपैरिजन ना लगे तो क्वेश्चन कन्वर्ट होगा हाफ रेंज साइन पर, और जहां हाफ रेंज साइन बनी ये क्वेश्चन वहां पर थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ सिंपल रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में दोनों साइड साइन, सो कंपैरिजन से आंसर निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करके लिखेंगे। और किस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, समेशन लिखा है, n की वैल्यू पुट करते जाइए। कहाँ तक पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से एनालाइज करें तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा कहाँ तक रखना है। आप यहाँ देखिए लास्ट टर्म है साइन 5 पाई x, तो मतलब मुझे एटलीस्ट 5 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। n इक्वल्स टू 1 B1 साइन n पाई x, n की जगह 1 है पाई x, b इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2, सो B2 साइन 2 पाई x, n equals to 3, B3 sin 3 pi x, n equals to 4, so B4 sin 4 pi x and plus B5 sin 5 pi x up to so on। अब देखिए दोनों साइड sin pi x ये रखा और sin pi x ये रखा, कंपेयर कर लें तो डायरेक्टली कंपेयर करते ही आपको B1 क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ मेरे पास है साइन 2 पाई एक्स और इधर मेरे पास साइन 2 पाई एक्स नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है साइन 2 पाई एक्स, सो B2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दिस इज 0, B2 0। अब क्या है, नेक्स्ट चलते हैं, साइन 3 पाई एक्स और यहाँ भी मेरे पास है साइन 3 पाई एक्स, दोनों साइड कंपैरिजन हो सकता है। तो देखिए B3 की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3, ये आपने निकाल लिया। नेक्स्ट आता है साइन 4 पाई एक्स, 4 पाई एक्स की कोई टर्म लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, सो B4 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 0। नेक्स्ट आपके पास है साइन 5 पाई एक्स और साइन 5 पाई एक्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो यहाँ से आपके पास B5 की वैल्यू आ गई 1/5 और कोई टर्म आपके पास आगे नहीं है। तो इसलिए आगे के जितने भी कोफिशिएंट है B6 B7 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए।
तो इस तरह से आपने डायरेक्टली ये सारे कंपैरिजन से B5 तक की वैल्यू निकाल ली। अब इन सारी वैल्यू को कहाँ यूज करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 में यूज करेंगे। मतलब मुझे बस फाइनल आंसर लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फाइनल आंसर कैसे लिखें? इक्वेशन 4 को कहाँ तक एक्सपेंड करके लिखना होगा? B5 तक। तो पहले मैं इक्वेशन को एक्सपेंड कर रही हूँ, yxt, दिस इज xt, तो yxt को 5 तक एक्सपेंड कर लेते हैं। इक्वेशन 4, n इक्वल्स टू 1, सो b1 साइन, n की जगह 1 रख रहे हैं तो ये बन गया साइन पाई x कॉस पाई ct। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 2, सो b2 साइन 2 पाई x कॉस 2 पाई ct। नेक्स्ट 3 रखेंगे, b3 साइन 3 पाई x कॉस 3 पाई ct। नेक्स्ट आप पुट कर रहे हैं b4 साइन 4 पाई x एंड कॉस 4 पाई ct एंड 5, तो b5 साइन 5 पाई x एंड कॉस 5 पाई ct। बाकी के तो सारे कोफिशिएंट आपके 0 हैं। अब इन कोफिशिएंट की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, हमें यह बस अपने आंसर में पुट करना है। b1 इज 1, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आंसर की बनती है साइन पाई x कॉस पाई ct। नेक्स्ट इज b2 इज 0, ये टर्म आपके पास 0। नेक्स्ट इज b3 आंसर दे रहा है और b3 आपके पास है 1/3, तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास आंसर की 1/3 साइन 3 पाई x एंड कॉस 3 पाई ct। नेक्स्ट है b4 तो 0 हो गया। नेक्स्ट आंसर मिल रहा है b5 का और b5 है 1/5, तो आंसर का नेक्स्ट टर्म 1/5 साइन 5 पाई x कॉस 5 पाई ct। दिस इज फाइनल आंसर। तो देखिए हर क्वेश्चन आपके पास जो चेंजेस मिलेंगे वो इक्वेशन नंबर 4 के बाद होंगे। तो कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ 3 टर्म का क्वेश्चन लिया, हो सकता है सिंगल टर्म रखी हो या हो सकता है 2 टर्म्स रखी हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये कंपैरिजन की प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम किस तरह की आती है, देखिए ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ेगा कि कंडीशंस क्या गिवन है। क्वेश्चन है टाइटली स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट्स x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l। तो यहाँ पर उसने बात की स्ट्रिंग टाइटली स्ट्रेस्ड है x इक्वल्स टू 0 पर एंड x इक्वल्स टू l पर। तो कहने का मतलब है स्ट्रिंग की लेंथ है l और x इक्वल्स टू 0 कहा है, तो इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं एक्सिस पर, तो ये x एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं और ये आपके पास है यहाँ पर ये y एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। अब वो कहता है a tightly stressed string with fixed endpoints x equals to 0 and x equals to l is initially at rest in its equilibrium position। कुछ चीजें हाईलाइट कर रही हूँ। इनिशियली मतलब टाइम पर डिपेंड है, एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो प्रीवियस वीडियो को इसलिए कह रही हूँ ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें बताई हैं। स्ट्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है? स्ट्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन यही वाली पोजीशन होती है जो एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ मैंने ड्रॉ की है, यही पोजीशन है जिसे हम डार्क कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है स्ट्रिंग की। अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन की मैं बात करूं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर 0 है। तो उसने कहा इनिशियली मतलब t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट इज 0, एक इनिशियल कंडीशन ये है। तो देखिए यहाँ इनिशियल कंडीशन चेंज हो गई। अब आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इफ इट इज सेट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट तो करेगी बट कैसे करेगी? इफ इट इज सेट वाइब्रेटिंग बाय गिविंग टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एन इनिशियल वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और बाकी जो अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो यहाँ पर भी हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। इनिशियल उसने कह दिया, सो t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी उसने प्रोवाइड करा दी है, दिस इज लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स। ये देखते के साथ ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपैरिजन तो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, मीनिंग क्वेश्चन ये फॉरियर सीरीज पर ट्रांसफर होगा।
फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग एट एनी डिस्टेंस x, उसने डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है फ्रॉम 1 एंड एट एनी टाइम t, यहाँ पर उसने yxt की वैल्यू पूछी है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये दोनों इनिशियल कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को जब आप करेंगे एग्जाम में तो उतना पार्ट तो करेंगे ही जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, वहां तक आप इसको एज इट इज करते लाएंगे तो हम वही प्रीवियस वाले पार्ट का जो हमने सॉल्यूशन यूज किया था ये पार्ट तो आप एज इट इज करेंगे, जो रेड में लिखा है इक्वेशन नंबर 1 तक, इतना पार्ट आप क्वेश्चन में करेंगे। तो हम क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कंडीशन किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन हम जो स्ट्रिंग का लेके चलते हैं वेव इक्वेशन का, दिस इज c1 cos px प्लस c2 sin px एंड c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। इक्वेशन नंबर 1, ये काम अब आप खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन को डिफाइंड करिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन आपके पास है x इक्वल्स टू 0 के एंड पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और x इक्वल्स टू l के एंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। इनिशियल कंडीशन उसने कहा इनिशियली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इनिशियली कहा सो t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में प्रोवाइड करा दी गई है, सो वेलोसिटी की वैल्यू लैम्डा x l माइनस x एट t इक्वल्स टू 0, दीज आर इनिशियल कंडीशन। इन पर नंबरिंग कर लेते हैं, दिस इज bc1 bc2 और जो 0 की कंडीशन है ये आपके पास आ गया ic1 एंड दिस इज ic2। तो अप्लाई करते हैं फर्स्ट bc1 की कंडीशन, तो आपने यहाँ पर अप्लाई किया bc1, कहते हैं x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 0, तो रखिए y की वैल्यू तो इसमें दे दी 0, x के प्लेस पर 0 रखा तो क्या रह गया c1 sin 0 0 हो गया और सेकेंड ब्रैकेट को आप एज इट इज लिखते चले गए। तो आप देखेंगे कि कुछ स्टेप तो कॉमन चलेंगे हर क्वेश्चन में, तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए ये स्टेप तो इससे पहले भी कॉमन था। यहाँ से कांस्टेंट निकल आया c1, तो c1 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब क्या करना है, c1 को अपने सॉल्यूशन में अपडेट कर लेना है। तो आपने अपना सॉल्यूशन चेंज कर लिया इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो गया yxt इक्वल्स टू c1 0 बन गया, ये आ गया c2 sin px और ब्रैकेट एज इट इज c3 cos, दिस इज cos cpt प्लस c4 sin cpt। अब आपके पास ये न्यू सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2। अब अप्लाई करते हैं bc2 और bc2 आपकी कंडीशन कहती है कि इस बार आप क्या पुट कर दे, x इक्वल्स टू l और y इक्वल्स टू 0, तो x के प्लेस पर l पुट कर दो, y के प्लेस पर 0, तो y तो 0 बन गया, x आपके पास l है तो ये फर्स्ट टर्म बन गई c2 sin pl, ब्रैकेट एज इट इज क्योंकि इसमें कोई x नहीं है, cos cpt प्लस c4 sin cpt। यहाँ से कंक्लूजन बहुत क्लियर है, c2 तो 0 नहीं होगा क्योंकि इससे पहले भी अभी आपको बता दिया ये तो 0 नहीं है। तो आपके पास एक ही कंक्लूजन होता है sin pl इक्वल्स टू 0, इसे इसकी जनरल वैल्यू के साथ कंपेयर कर लें तो यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाती है, दिस इज n पाई बाई l। जैसे जैसे वैल्यू निकालते जाएं सॉल्यूशन में चेंजेस करते जाएं। सो इक्वेशन नंबर 2 को फिर से आपने अपडेट कर दिया। अब इक्वेशन 2 में जैसे ही आपने p की वैल्यू रखी तो yxt कन्वर्ट हो गया c2 sin p की वैल्यू n पाई बाई l, तो ये रह गया n पाई x बाई l, ब्रैकेट में c3 cos c n पाई बाई l, p की वैल्यू आ गई इंटू t, c4 sin, फिर से आपके पास आ गया c n पाई बाई l इंटू t, और ये आ गया अब इक्वेशन नंबर 3। बाउंड्री कंडीशन कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं जहां से क्वेश्चन में चेंजेस आए, वो है इनिशियल कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में या इससे प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम था। चलिए अब लेते हैं इनिशियल कंडीशन 1, और इनिशियल कंडीशन 1 क्या कहती है, यहाँ से चेंजेस स्टार्ट होंगे। ये कहता है कि t की वैल्यू पुट कर दो 0 और y क्या है 0, तो चलिए y के प्लेस पर 0 और t के प्लेस पर 0। तो इक्वेशन नंबर 3 में तो देखिए y के प्लेस पर तो 0 आ गया, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहा, ये रहा, और t के प्लेस पर 0 क्या रह गया,
C3 cos 0. Cos 0 is 1, only C3. Sin 0 is 0, so C3 बचा. क्या कंक्लूजन मिला? डायरेक्ट कंक्लूजन नजर आता है C3 इक्वल्स टू 0. जैसे ही C3 0 मिला, आपने अपने सॉल्यूशन को अपडेट कर लिया और C3 की वैल्यू क्या पुट कर ली? 0. अब जैसे ही C3 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए आपके पास सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट रह जाते हैं. तो yxt आपके पास रह जाता है C2 sin n पाई x बाई एल. C3 0 हो गया. नेक्स्ट बचा C4 sin n पाई ct बाई एल. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब IC1 तो पूरा हो गया. अब बारी आती है IC2 की. हम लास्ट कंडीशन पर हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. और एक कंडीशन से पहले हमें हमेशा लिखना होता है इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन. तो पहले हम बनाते हैं इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन. मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बनाने का तरीका, दोनों को मिलाओ और इसके प्लेस पर आपने ले लिया C2 C4 के प्लेस पर ले लिया Bn, और बाकी का जो भी है आपके पास इसे एज इट इज लिखते जा रहे हैं. साइन n पाई x बाई एल एंड साइन n पाई ct बाय एल. ये आप एज इट इज लिखते चले गए. अब यहाँ पर आपने मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बना लिया, समेशन अप्लाई कर दिया 1 से लेकर इंफिनिटी, और ये डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 5. अब फिर से पढ़िए IC2. IC2 है किस पर अप्लाई? IC2 अप्लाई है वेलोसिटी, डेल वाई ओवर डेल टी. मतलब डायरेक्टली तो नहीं लगेगा, क्या निकालना पड़ेगा? डेल वाई ओवर डेल टी. तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डेल वाई ओवर डेल टी लिखते हैं. दिस इज समेशन Bn. विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो साइन तो ये एज इट इज रहा n पाई x बाय एल. किसका डेरिवेटिव आएगा? साइन का, नेक्स्ट वाले साइन का. तो ये बन गया cos n पाई c t बाई एल, और t का कोफिशिएंट है n पाई c बाय एल. ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया. अब इस डेरिवेटिव पर आप अप्लाई करेंगे. उसने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी, IC2 अप्लाई कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दी गई है? दिस इज लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स. किस पर? t इक्वल्स टू 0 पर. तो रख दीजिए इसे अपनी कंडीशन में. इनिशियल वेलोसिटी के प्लेस पर तो आ गया लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स. दिस इज इक्वल्स टू समेशन, समेशन की लिमिट 1 से इंफिनिटी तक स्टार्ट की हुई है, Bn साइन n पाई x बाई एल, और t की जगह 0 रख रहे हैं तो cos 0 की टर्म बन गई 1, और ये बचा अब आपके पास n पाई c बाय एल. ये आपके पास टर्म आ गई. अब यहां से निकालते क्या है? निकालते हैं Bn. क्या कंपैरिजन पॉसिबल नजर आ रहा है? दोनों साइड साइन की टर्म है? नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड कोई साइन की टर्म नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को आपको हाफ रेंज साइन से करना होगा. तो जहां पर भी हाफ रेंज साइन मतलब क्वेश्चन लेंदी और टिपिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इस वीडियो में डाला है. अब यहाँ पर हमें हाफ रेंज साइन सीरीज लगानी है. कैसे लगाएं? तो हाफ रेंज साइन सीरीज का बेसिक फॉर्मूला बस माइंड में रखें. हाफ रेंज होता है fx इक्वल्स टू समेशन Bn, और यहाँ रखा होगा साइन n पाई x बाई एल. तो Bn का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू एल fx. fx कहाँ से मिलता है? लेफ्ट हैंड साइड से, जो भी फंक्शन है, और बाकी आपके पास साइन n पाई x बाई एल dx ये रहता है. अब इसी को आप अप्लाई कर लो. किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं? इसे आप लिख सकते हैं लैम्डा x l माइनस x, ये लिख लिया. दिस इज इक्वल्स टू पाई c बाय एल, ये मैंने बाहर कर दिया, और इसे आपने लिख लिया समेशन 1 से इंफिनिटी n इंटू Bn, ये पूरा एक साथ ले लिया, और यहाँ लिख लिया आपने साइन n पाई x बाई एल. इतना आपने पार्ट लिख लिया. अब यहाँ पर देखिए आपके पास आप किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं? आप निकालने जा रहे हैं Bn. अब ये Bn तो ये सारी टर्म्स है ना, साइन n पाई x बाई एल को छोड़ दो, बाकी ये सारी चीज एक साथ लेके चलेंगे. तो ये हमने ले लिया, दिस इज पाई c बाय एल n Bn. दिस इज इक्वल्स टू 2 बाई एल, जस्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं 0 टू l. अब लिखा है मैंने फॉर्मूले में fx. fx क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया गया है वो एज इट इज ले लिया, लैम्डा x l माइनस एक्स
इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। लैम्डा का कोई रोल नहीं इस इंटीग्रेशन में, लैम्डा को भी बाहर कर दो और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे 2 लैम्डा बाई एल और इंटीग्रेशन में रहेगा 0 टू एल एक्स एल माइनस एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। जैसे फॉरियर में हम काम करते थे, फॉरियर का एक क्वेश्चन आ गया, इसे इंटीग्रेट करना है, लिमिट पुट करनी है। तो देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास आ गया सेकेंड फंक्शन। तो अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन 2 लैम्डा बाई एल, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एल माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एन पाई एक्स बाई एल होल डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट एन पाई बाई एल, माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डेरिवेटिव 1, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो मैं इसे इस तरह से लिख के कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास डेरिवेटिव किसका करना है, एक्स एल माइनस एक्स का करना है। तो आप इसे ले लो एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया एल माइनस 2x, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस का साइन एन पाई एक्स बाई एल होल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, माइनस के बाद प्लस, अब l माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, दिस इज माइनस का 2, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस साइन का इंटीग्रेशन, माइनस साइन का इंटीग्रेशन हो गया cos n पाई x बाई l एंड होल डिवाइडेड बाय n क्यूब पाई क्यूब बाय l क्यूब। तो हमने एक चेन रूल फॉलो किया है जो हम ऑलरेडी फॉरियर में पढ़ाते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए, और लिमिट आ गई 0 टू l, ये आपने लिमिट अप्लाई कर ली। अब देखो 0 टू l की लिमिट में कौन सी टर्म आपको डायरेक्ट 0 आंसर देगी, सिर्फ आपको ये देखना है और लिमिट पर काम करते हुए इसका आंसर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 लैम्डा बाई एल, अपर लिमिट इज l, x के प्लेस पर l रखोगे 0, सेकेंड टर्म पर आते हैं, सेकेंड टर्म में x के प्लेस पर l रखोगे तो n पाई l बाई l साइन n पाई फिर से 0, ये मेरे को फिर से 0 मिलेगा। आगे चलते हैं, दिस इज माइनस 2, यहां से आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा, n पाई l बाई l से l कैंसिल, cos n पाई मिलेगा, दिस इज होल डिवाइडेड बाय n क्यूब पाई क्यूब बाई l क्यूब। ये आपके पास अपर लिमिट की वैल्यू आएगी। इसके बाद अपर लिमिट के बाद माइनस साइन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है आपके पास 0, तो चलिए लोअर लिमिट 0 है, फर्स्ट टर्म पर चेक करते हैं, x से मल्टीप्लाई हो रहा है और लोअर लिमिट 0 रख रही हूँ तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज 0। फिर से इसके बाद साइन की टर्म रखी है, साइन में एंगल अगर 0 रख दें, x रखा है, वो भी टर्म आपके पास 0, फिर से कॉस की ही टर्म मुझे आंसर देगी, सो माइनस का 2, cos 0 is 1, this is 1 upon n क्यूब पाई क्यूब अपॉन l क्यूब, ये आपके पास लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर होगा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन l, वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 l क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, ये आपने लिख लिया, क्या बचा, cos n पाई, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 2l क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, ये आपके पास वैल्यू आती है। अब इसमें से भी l क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप ये 2 भी बाहर निकालेंगे तो 4 लैम्डा अपॉन l, और क्या कॉमन ले लिया, l क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, ये भी कॉमन ले लिया, क्या रहता है, माइनस का cos n पाई रह गया और प्लस का 1 रह गया, ये टर्म बची आपके पास। अब cos n पाई की जनरल वैल्यू, तो cos n पाई की जनरल वैल्यू कुछ अगर याद हो सेकेंड सेमेस्टर में, तो cos n पाई की जनरल वैल्यू -1 रेज टू द पावर n, तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं और कुछ टर्म्स यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये स्क्वायर रह गया 4 लैम्डा l स्क्वायर अपॉन n क्यूब पाई क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1, ये आपके पास bn की वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू bn।
अब फाइनल आंसर लिखना है। bn तो निकाल लिया, फॉर का एक पूरा क्वेश्चन हो गया हाफ रेंज साइन का। ये आंसर में पुट करना है। कहाँ तो पुट करेंगे, सिर्फ इक्वेशन नंबर देखिए। फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 5। तो चलिए 5 में ये वैल्यू पुट करते हैं तो और फाइनल आंसर लिखते हैं। तो इक्वेशन 5 में इसको पुट कर लिया। सो y x t इक्वल्स टू समेशन bn की वैल्यू पुट कर रहा है जो आपने निकाली, उसे एज इट इज रख लें, 4 लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब 1 माइनस माइनस 1 की पावर n, ये आ गया bn। और क्या टर्म थी, आई थिंक दोनों टर्म हमारी साइन में आ रही है। यस, दोनों टर्म साइन की हैं, तो यहाँ पर दोनों टर्म आपके पास साइन की आ गई। दिस इज साइन n पाई x बाई l एंड साइन n pi ct by l। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपैरिजन के क्वेश्चन इजी रहते हैं और हाफ रेंज साइन जहां लग जाए वहां क्वेश्चन लेंदी और थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। तो इसी के बेस पर हमने कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ डाले हैं और इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को करिएगा जरूर। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिए, सिर्फ एक चीज यहाँ डिस्कस कर दूं कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये इनिशियल पोजीशन दी गई है a साइन पाई एक्स बाई एल। क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाता है कि साइन में टर्म दी है, इसका मीनिंग कंपैरिजन से क्वेश्चन किया जा सकता है और क्वेश्चन कंपैरिजन से हो जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी डिस्कस कर ले। यहाँ पर भी हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है साइन क्यूब। अब साइन क्यूब है तो क्यूब से मत डरिएगा, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपका कंपैरिजन से पॉसिबल है। साइन क्यूब को आपको कन्वर्ट करना होगा साइन 3x के फॉर्मूले से। तो साइन 3x के फॉर्मूले से साइन क्यूब को कन्वर्ट करिएगा और देन कंपैरिजन करके क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। अगर इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन यूनिट 2 के किसी भी वीडियो को आप बिना स्किप करे देखें तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर स्टूडेंट को यूनिट 2 पास करा सकती है। सो थैंक यू सो मच।